हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज अपन लेकर आ रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मेजर टेस्ट 3 का लाइव सेशन। ठीक है दोस्तों, तो आप में से किसी ने अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के टेस्ट दे सकते हो। उनका जो वीडियो सोल्यूशन है वो आपको लाइव क्लास में यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इस लाइव क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके मैं आपको सामने दो तरीके डिस्कस कर रहा हूं। मेथड फर्स्ट, ये मेथड फर्स्ट क्या है देखिए। मेथड फर्स्ट में अपन जा रहे हैं बाई ऑप्शन से कि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए और जो सेटिस्फाइड हो जाए वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इनमें से देखो 15 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 और 60। 15 डिग्री पे अपने को वैल्यूज पता नहीं रहती जनरली, तो मैं क्या करता हूं इन तीन को रख के देख लेता हूं। अगर तीन में से कोई सेटिस्फाई कर गया तो वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये नहीं किया तो फिर ए ऑप्शन पे अपन को टिक लगा देना है। चलिए करते हैं। तो पहले रखा मैंने 30 डिग्री, क्योंकि 30 पे थोड़ा सा पहले ये रखते हैं। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। स्क्वायर किया तो कितना आ गई 3/4 और गुणा में कितना है 2 माइनस 2 गुणा यहां रखा तो 1/2 स्क्वायर किया तो 1/4, ये आ गया 6, तो ये आ गया 6/4 माइनस 1/4 सॉरी 2/4, तो आ गया 4/4 कितना आ रहा है 1। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट की तो इसको संतुष्ट कर रहा है, तो यही अपना क्या हो गया आंसर। ये आपका फर्स्ट मेथड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन जाते हैं सेकंड मेथड पे, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में अपन इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो सोल्व कर रहे हैं तो या तो इस पूरे इक्वेशन को साइन में बदल दीजिए या पूरे इक्वेशन को किस में बदल दीजिए कोस में। तो अपने पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो या तो कोस में बदलिए या साइन में। मैं क्या कर रहा हूं इसको साइन में बदल रहा हूं। तो ये 2 cos स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये आ गया -2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको लिखा तो ये कितना आ गया यहां से 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और -2 sin स्क्वायर थीटा और बराबर कितना आ गया 1। ये दोस्तों इधर आएगा तो ये हो गया -4 sin स्क्वायर थीटा और ये बच गया -1। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा -1/-4, तो कितना आ गया 1/4। तो यहां से दोस्तों sin थीटा का जो मान है वो आ जाएगा +-1/2। अब +1/2 के कोरोस्पोंडिंग तो वैल्यू होती है 30 डिग्री और 150 डिग्री और -1/2 के कोरोस्पोंडिंग साइन में वैल्यू होती है 200 आपके 180 + 30 210 डिग्री, मतलब तीसरे चतुर्थांश में और चौथे में। अपने को यहाँ जो ऑप्शन है वो पहले चतुर्थांश में दे रखा है तो यहाँ से प्लस का ले लोगे तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना आ गया हाफ और हाफ साइन थीटा का मान किस पे होता है 30 डिग्री पे। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 30 डिग्री। ये आपका है सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, बट जब भी त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बनता है तो ये वाला मेथड आपको ज्यादा फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, फटाफट करें। तो अगला है 1 और 2। दोस्तों यहाँ एक ध्यान रखना कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं है, ये रेडियन में है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा रिलेशन संतुष्ट होता है। तो दोस्तों एक चीज देखे थोड़ी सी कि अगर पाई की वैल्यू देखें तो कितनी होती है 3.14। ठीक है, और π/2 की वैल्यू देखें तो इसमें 2 से क्या कर दो डिवाइड। ठीक है, तो आएगा 1.57 के करीब। ठीक है दोस्तों, और यहां से देखते हैं। अब देखिए अगर मैं पाई रखा तो पाई कितना 3.14 और π/2 कितना 1.57, मतलब 1.57 जो है वो 90 है और उसके आगे जो जाएगा पाई तक मतलब 3.14 तक जाएगा तो वो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा दूसरा।
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है 1 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1 रेडियन और 2 रेडियन डिग्री नहीं है। तो अब इनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो इस क्वेश्चन को अपने बाय ग्राफ से कैरी करते हैं, क्योंकि ऐसे तो 1 रेडियन और 2 रेडियन की वैल्यू पता है नहीं। तो tan का ग्राफ जो बनता है वो 90 पे क्या होता है, अपरिभाषित। ये आ गया π/2 और ये आ गया पाई मतलब 3.14 और ये आ गया 1.57। और tan का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, अगर आपको याद नहीं है तो ये लीजिए। अब देखो एक में लिखा हुआ 1 और एक में लिखा हुआ है 2, तो जो 1 है वो 1 देखो 1.57 से कम आएगा, मतलब यहां कहीं आ जाएगा। तो tan 1 की वैल्यू तो आएगी ये tan 1 की वैल्यू आ रही है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, tan 1 की। और जो 2 है वो 1.57 से ज्यादा होगा, 3.14 से कम होगा, तो 2 की वैल्यू यहां कहीं मान लेते हैं। अगर यहां कहीं देखोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। और π/2 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो क्या होता है, नेगेटिव। और फर्स्ट में जो tan है वो क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब जो 1 तो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और tan 2 जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब tan 1 डिग्री जो है वो पॉजिटिव, tan 2 डिग्री जो है नेगेटिव। तो tan 1 डिग्री क्या हो जाएगा, बड़ा, और tan 2 डिग्री क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन ग्राफ की हेल्प भी ले सकते हैं जब आपको कुछ वैल्यूज पता ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण के हल क्या होंगे। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट भी आपको बता रखा है वैसे मैंने, और कंसेप्ट क्या है कि a sin x प्लस b cos x बराबर c। ऐसा क्वेश्चन मेजर टेस्ट 1 के अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था और वहां पे इसका ट्रिक बताया था। और वो ट्रिक क्या बताया था कि इसका जो हल आता है वो आता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस टेन इनवर्स b/a। ऐसा आंसर लिखाया था। और वहां पे एक कंडीशन बताई थी कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जो है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो मान है वो 1 या 1 से तो कम होना चाहिए और माइनस 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसका फिर कोई हल विद्यमान नहीं है। तो देखते हैं इसमें, देखो तो ये वाली वैल्यू चेक कर रहा हूं, तो c की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 और b की वैल्यू कितनी है 1। तो ये c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, तो आ गया 4/2। मतलब आ रहा है 2 जो कि ना ही तो 1 से छोटा है और ना ही माइनस 1 से बड़ा है। मतलब ये 2 जो है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर इस कुछ भी आएगा तो उसकी वैल्यू -1 से +1 होगी, तभी उसकी कोई ना कोई एंगल निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी और -1 से छोटी होती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको आंसर जो है वो किसके पदों में चाहिए, टेन के, साइन के, कोस के। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा उसको टेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी टेन के टर्म, टेन इनवर्स एक्स का टर्म आ जाए, टेन इनवर्स वाई का टर्म आ जाए, टेन इनवर्स जेड का, ऐसे टर्म्स आ जाएं। क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही आसान फॉर्मूले होते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला अपने के पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो यहां एक टेन दे रखा है, कोस को भी किस में कन्वर्ट कर दे, टेन में, तो आसानी से कर सकते हैं। ये जो कोस है इसमें ये आधार तो कितना है 4, कोस में कन्वर्ट, टेन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आधार तो कितना है 4, करण कितना है 5, तो लंब कितना आ गया 3, है ना। तो यहां से इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स कोस 4/5 को क्या लिख सकते हैं 3/4 लंब बटा आधार, और ये आ गया टेन इनवर्स 3/5।
अब यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों आपको टाइम बचाने के लिए ये टेन इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही लिख लिया करो। तो ये लघुत्तम कितना आ गया, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, ठीक है। और ये आ गया 5 के 20 माइनस 9, लघुत्तम से लघुत्तम क्या हो जाएगा, कैंसिल। हो बाहर क्या पड़ा हुआ, टेन इनवर्स में नहीं लिख रहा, आपको भी नहीं लिखना, टाइम बचाना है। तो ये कितना आ गया 27/11। तो 27/11 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, और बाहर क्या आएगा टेन इनवर्स। आपको ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा दिमाग में आना चाहिए कि ये टेन इनवर्स आ गया 3/4, 3/5, इनका लघुत्तम लेना है और सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है, कंसेप्ट देख लीजिए। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है कि बाहर साइन इनवर्स आ जाए और अंदर क्या आ जाए, साइन एक्स। तो ये जो कट के है वो कितना आता है, एक्स आता है। लेकिन ये जो एक्स है, एक्स जो है वो साइन इनवर्स के मुख्य मान, किसमें, मुख्य मान में शामिल होना चाहिए। और इसका जो मुख्य मान है वो होता है -90 से +90। तो अब देखो डायरेक्ट कट करते, आप में से गलती क्या करते हैं, ऐसा जैसे दिखा साइन इनवर्स sin 2π/3 दिखा, तो साइन इनवर्स से साइन को उड़ा देते हैं और आप क्या लिख देते हो 2π/3, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि 2π/3 जो है वो साइन इनवर्स के मुख्य मान के अंदर नहीं आता। तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, ये आ गया साइन, इसको तोड़ के लिख दो, कितना लिख दोगे 180 माइनस π/3। देखो सोल्व करके देखो, यही आ रहा है। अब 180 माइनस थीटा साइन में कितना होता है, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया साइन π/3। अब π/3 देखो उस मुख्य मान में आ रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा और कितना बचेगा, π/3। तो इसका आंसर आना चाहिए π/3। π/3 एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है ना। देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं आपके एयरफोर्स नेवी में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उस टाइम लिमिट के अंदर आपको स्पीड के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है तो एयरफोर्स नेवी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से आपके 20 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली सोल्व होने लायक होते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर किसी ने 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष दे रखे हैं ए, बी और सी। तो सी से गुजरने वाली माध्यिका, ये लीजिए बना देते हैं। ये त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। इसके निर्देशांक है 1,4, इसके हैं 3,0 और इसके हैं 2,1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक नाम यूज किया हुआ है कि सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई। तो अब माध्यिका क्या होती है, तो इधर देखिए माध्यिका होती क्या है वो बता देते हैं। अगर किसी को याद नहीं है, ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अगर आपको टर्मिनोलॉजी का मीनिंग मतलब नहीं है, पता नहीं है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस नहीं है। तो माध्यिका क्या होती है कि माध्यिका वो होती है जो त्रिभुज के शीर्ष को, त्रिभुज के शीर्षों को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होती है, त्रिभुज के शीर्षों को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो क्या होती है, माध्यिका होती है। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो 3 ही माध्यिका बनती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि शीर्ष सी से गुजरने वाली माध्यिका, तो शीर्ष सी से गुजरी और सामने वाली भुजा को कौन सा, मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु डी से मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब ये और ये क्या आना चाहिए, बराबर। तो ये डी जो है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो आ गया 1 + 3/2, तो कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2, और 4 - 0/2 तो कितना आ गया 2।
तो इस d के निर्देशांक हो गए 2,2। अब दो बिंदु रूप से क्या ज्ञात कर सकते हो, दूरी। तो ये जो CD दूरी है वो आ जाएगी अपने पास 2 - 2 का होल स्क्वायर और 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 0 + 1, तो कितना आ गया 1। मतलब C से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई है 1 इकाई। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि माध्यिका क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं a, 0 और -a, 0 को मिलाने वाली रेखा पर। अब देखो ये तो सीधा सा है, ये आपको दे दिया एक बिंदु दे दिया a, 0, यहां मान लिया a, 0, क्योंकि y निर्देशांक 0 तो x पे आएगा। एक ले लिया -a, 0 को मिलाने वाली रेखा पर, इस रेखा पर इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ये रेड वाली लाइन। इसके ऊपर लंबवत, इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, लंब। अब इसके ऊपर लंब कौन सी होती है, अनंत रेखाएं ऐसे से आएगी। से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, मतलब y अक्ष के कौन सी बन रही है, समांतर, और कहां से गुजर रही है, मूल बिंदु से। तो इस रेखा ए बी के लंबवत और मूल बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है वो एक्चुअली कौन सी होगी, y अक्ष। ये क्या हो गया, y अक्ष आ गया। और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है दोस्तों, x = 0। तो यहां से सीधा सीधा आंसर आ गया आपका x = 0। इसमें कुछ सोचने वाला ही नहीं है, बस बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा जो है इस 4,3 से और 2,4 से गुजर रही है, कोई रेखा जो है वो इन दो बिंदुओं से गुजर रही है और इस पर क्या है, लंबवत। मतलब देखो डायग्राम बनाते हैं। ये रेखा हो गई y = 2x + 3। ठीक है, इस रेखा पर एक लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए जो बिंदु 4,3 से और 2, से गुजरती है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर ये दो रेखाएं लंबवत हैं तो दो रेखाओं के लंबवत होने का कंडीशन क्या होता है कि कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्या लग गया कि अगर दो रेखाएं लंबवत है तो उनकी ढालों का जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, -1। अब इस रेखा की ढाल m1 मान ली तो इसकी ढाल तो सीधी है 2, y = mx + c से कंपेयर कर लिया तो 2 आ गई, ये लीजिए। और m2 क्या है, इसकी ढाल, तो ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की ढाल ये क्या आ जाएगी, m2, तो कितनी आ जाएगी, y2 - y1, तो 3 - k अपॉन x2 - x1, तो 4 - 2। तो इसकी ढाल आ गई 3 - k और 4 - 2 कितने आ गई, 2 = -1। ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 3 - k = -1, तो k बराबर आ गया 4। तो k का मान यहाँ से आ गया D, ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी ढालों का गुणनफल आता है -1, और दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी ढालें आती है बराबर। क्लियर है दोस्तों, दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखाएं जो हैं, ये दो रेखाएं हैं और वो 154 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्त के व्यास हैं, है ना। क्या बोला कि ये जो रेखा है वो और ये जो रेखा है ये एक वृत्त है, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो कितना से 154 वर्ग इकाई। पहला कंडीशन तो ये दिया। और ये जो दो रेखाएं हैं वो इसका क्या है, व्यास। तो ये रेखा भी है 2x - 3y = 5, इसका व्यास है। व्यास है तो कहां से गुजरती है, केंद्र से। और ये दूसरी रेखा जो है 3x - 4y = 7, ये भी इसका क्या है, व्यास। तो ये तो मैंने आपको जस्ट विजुअलाइजेशन करवाने के लिए इसका डायग्राम बनाया है। अब इस क्वेश्चन को अपन सिर्फ बाई ऑप्शन से सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे, बाई ऑप्शन से। देखिए कैसे, अगर इनमें से देखो ये जो दो रेखाएं हैं, जिस वर्त से का व्यास है वो इनमें चारों में से कोई एक है, पहली बात। इसका मतलब इन चारों के केंद्र से ये दो रेखाएं गुजरनी चाहिए। तो जिस वर्त के केंद्र से ये दो रेखाएं गुजर रही है वो केंद्र जो है इन दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी, इन वर्तों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 154 वर्ग इकाई। तो वही अपना आंसर आएगा। तो पहले तो क्या ज्ञात कर लेते हैं, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पे देखो कंसेप्ट देखिए, जो कंसेप्ट हैं वो क्या क्या लग रहे हैं। पहला कंसेप्ट है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये वर्त का समीकरण है।
इसका जो केंद्र है वो केंद्र होता है माइनस जी कोमा माइनस है, मतलब x के गुणांक का आधा और y के गुणांक का आधा और उसका माइनस, और इसकी जो त्रिज्या है वो आती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो ज्ञात करते हैं। इसकी त्रिज्या ज्ञात की तो x के गुणांक का केंद्र ज्ञात किया तो x के गुणांक का आधा 1 और y के गुणांक का आधा -1 और दोनों का नेगेटिव करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये प्लस, केंद्र तो ये आ गया। इसमें ज्ञात किया तो इसका केंद्र आ गया 1 कोमा -1, इसका केंद्र आ गया 1 कोमा -1 और इसका केंद्र आ गया 1, इसका केंद्र आ गया -1 कोमा +1, इसका आ गया 1 कोमा -1। तो अगर ये दोनों रेखाएं इनके केंद्र से गुजर रही है तो इनमें से जो दो बिंदु बने हैं, एक तो 1 कोमा -1 एक -1 कोमा 1 संतुष्ट करना चाहिए। तो करवा के देखते हैं। यहाँ रखा तो 2 गुणा -1 कितना आया -2 और ये -3 जो कि 5 के बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट। और यही केंद्र कितना है -1 कोमा 1 इसमें भी है तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। अब ये केंद्र वाली कंडीशन तो यहां से अपनी संतुष्ट हो गई। अब त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो अब या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन। तो त्रिज्या ज्ञात करोगे तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करोगे तो कितनी आएगी, अच्छा इसको इधर ले आओ तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -47। तो देखिए कैसे आएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर -47 ये आ गया एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि इधर बराबर 0 करोगे। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 1 + 1 2 और ये +47 तो 49 का वर्गमूल कितना आया 7, त्रिज्या 7 आ गई। अब इस त्रिज्या 7 आ गई तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कितना आएगा πr²। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 ये कट गया और 22/7 कितना होता है 154, मतलब इसकी त्रिज्या है 7 है, 7 है तो इसका क्षेत्रफल आएगा 154 और इसका केंद्र जो है इस रेखा को भी संतुष्ट कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं, ये 3 और ये -+4 तो 4 + 3 7 = 7। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बाई ऑप्शन से क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शंस को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवलय की नाभि। अब देखो परवलय कौन सा है, x² टाइप के, तो x² = 4ay। इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए पहले। अगर ऐसा है तो अगर x² है तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा और या कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर a पॉजिटिव है तो ये वाला बनेगा और a नेगेटिव है तो ये वाला बनेगा, ये सबको याद ही होगा। अब इसकी जो नाभि है वो नाभि क्या होती है 0,a। इस कंडीशन में क्या होती है 0,a। a नेगेटिव है तो -2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो इसको x² = 4ay से कंपेयर किया तो 4a की वैल्यू आ गई -16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो नाभि कितनी लिखी है 0,a, तो 0,-4 इसकी क्या हो गई नाभि। ठीक है दोस्तों, तो 0,-4 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये सबका सही होगा ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नियताओं के बीच की दूरी नाभियों के बीच की दूरी का कितना गुना है, 3 गुना, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए और हाँ इस लाइव सेशन को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो दीर्घवृत्त की बात हो रही है, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो दीर्घवृत्त है, ऐसा ले लिया अपन ने। क्वेश्चन में क्या बोला, नियताओं के बीच की दूरी। अब देखो दीर्घवृत्त की नियताएं कहां होती है, इधर दीर्घवृत्त की नियता होती है और इधर दीर्घवृत्त की नियता होती है। इसके निर्देशांक होते हैं -a/e, 0, इसके होते हैं a/e, 0। तो क्वेश्चन में क्या बोला, नियताओं के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी ये हो गया 0,0, तो ये a ही है, a/e है, ये भी a/e है, तो इन नियताओं के बीच की दूरी होगी 2a/e। दूरी की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव करके जोड़ोगे ना, जितनी इधर है उतनी इधर है। और नाभियों के बीच की दूरी का 3 गुना है, तो नाभियां ये होती है, नाभि ये होती है -ae, 0 और ये होती है ae, 0, ये नाभियों के निर्देशांक है। तो इनके बीच की दूरी ये ae है, ये भी ae है, तो कितनी हो गई 2ae। तो नाभियों के बीच की दूरी हो गई 2ae। इनका कितना गुना है, 3 गुना दे रखा है। क्वेश्चन में वापस देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि नाभि कहाँ होती है, नियता कहाँ होती है। तो आपको दिया कि नियताओं के बीच की दूरी तो 2a/e और नाभियों के बीच की दूरी 2e का 3 गुना बराबर है, तो e का मान ज्ञात कीजिए। e क्या होती है, उत्केंद्रता।
तो सोल्व कर लीजिए, ये लीजिए, ये कितना आ गया, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया ई, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1/e बराबर 3e, तो ये आ जाएगा यहाँ से ई स्क्वायर बराबर 1/3, तो ई की वैल्यू आ गई 1/√3 और प्लस माइनस। लेकिन उत्केंद्रता क्या होती है, दो दूरियों का अनुपात, तो ये कभी नेगेटिव होता नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप क्या लोगे पॉजिटिव। नियता क्या होती है, दो दूरियों का अनुपात, और दूरियां हमेशा पॉजिटिव होती है तो उनका अनुपात भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा 1/√3। यहाँ पे नेगेटिव आपको नहीं लेना है ना, नहीं लेना, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना, ओके। तो ये आ गया 1/√3, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना दीर्घवृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अति परवलय की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अति परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करते हैं ना। तो इसके लिए 16 का भाग दे देते हैं, तो ये आ गया 4x² बटा 16 और माइनस 9x² बटा 16 बराबर 1। ये आ गया x² बटा 4 और ये आ गया y², यहाँ पे कितना है y है ना, यहाँ पे y है ना, तो ये आ गया 9y² बटा 16, तो ये आ गया यहाँ पर y², तो y² बटा ये आ गया 16 बटा 9 बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का अति परवलय का क्या हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर अति परवलय का समीकरण x² माइनस y² बराबर 1, तो इसकी उत्केंद्रता जो है वो होती है e² बराबर होता है 1 माइनस b²/a²। ये जो रिलेशन है वो होता है दीर्घवृत्त के लिए। इस रिलेशन में b² की जगह माइनस का b² रख दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस। तो ये जो रिलेशन होता है वो होता है अति परवलय के लिए। तो यहाँ देखो a² की वैल्यू कितनी है 4 और b² की वैल्यू कितनी है 16 बटा 9, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो e² बराबर आ गया 1 प्लस 16 बटा 9 और बटा 4, तो आ गया e² बराबर 1 प्लस ये आ गया 16 बटा 9 गुणा 4, ये कट गया 4 आ गया, ये आ गया 9 और 4 13 बटा 9, तो e की वैल्यू आ गई √13 बटा 3। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चले आगे। और वैसे एक और बता दें, अति परवलय की उत्केंद्रता का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो यहाँ चारों ऑप्शन 1 से बड़े हैं, तो यहाँ रिजेक्शन वाला काम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सदिश जो है ए और बी परस्पर लंब है तो ए का मान। दोस्तों कंसेप्ट जो है वो क्या है कि अगर दो सदिश ए सदिश और बी सदिश अगर लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए 0। और डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना आना चाहिए 0। कर लीजिए फटाफट, है ना, आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। ठीक है, और लाइव क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। तो कितना आ गया -a, ये आ गया 5 दूनी 10 और ये आ गया 3a बराबर 0, तो ये आ गया 2a प्लस 10 बराबर 0। तो a की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई -5। कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सही है सभी का। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश i प्लस जे और j प्लस k के लंबवत इकाई सदिश। अब दोस्तों अगर कहीं भी आपको दो सदिशों के लंबवत अगर सदिश आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आ जाना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि a क्रॉस अगर b किया तो वो जो है वो a के भी क्या होता है लंबवत और b के भी क्या होता है लंबवत। मतलब a और b के लंबवत अगर सदिश ज्ञात करना है तो क्रॉस करना है। तो इन दोनों सदिशों के क्या चाहिए लंबवत, तो दिमाग में क्या आया क्रॉस। क्या आया क्रॉस, तो क्रॉस करते हैं। तो ये लीजिए i क्रॉस j, सॉरी इन दो का क्रॉस किया तो ये मान लिया a वेक्टर, इसको मान लिया b वेक्टर, तो a क्रॉस b जो है वो कितना आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, यहाँ 1 1 0 और यहाँ 0 1 1, ऐसे करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1, तो i कैप ये गया तो ये आ जाएगा 0 -1 तो प्लस का j कैप और ये गया तो ये आ गया k कैप। ये लीजिए
ये आ गया अपने पास आई के प्लस जे के प्लस के कैप। आपको क्या पूछा, इसको सी नाम दे दिया। आपको क्या पूछा, एकांक, तो एकांक याद करने के लिए सी कैप चाहिए, तो इसके परिमाण से भाग दे दिया, तो परिमाण कितना आ रहा है √3। तो आ गया आई के प्लस जे के प्लस के कैप बाई √3, आई के प्लस जे के प्लस के कैप बाई √3। चलिए एक बार और देखते हैं दोबारा से। ये गया तो ये आ गया 1, ये गया तो ये आ गया 0 -1 तो माइनस माइनस प्लस, और ये गया तो ये आ गया 1, ठीक है, तो प्लस वाला आएगा ना, यहाँ पे बाई √3 कर लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनमें से यहाँ पे किसी में एक में प्लस कर लोगे तो वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त फलन का। किसका है, संयुक्त फलन का क्वेश्चन। अब देखो संयुक्त फलन कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, एफ में जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां क्या रख दो, एफ एक्स रख दो। तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, तो एफ एक्स वो है, उसमें एक्स की जगह यही रखोगे तो आ जाएगा x -3 और x + 1 और बचा हुआ -3 और x -3 अपॉन x + 1 और बचा हुआ 1। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, एलसीएम हमारा x + 1, x + 1 से x + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचाएगा x -3 और -3x -3 और ये बचाएगा x -3 और प्लस x + 1। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया माइनस का 2x, ये जो आ रहा है माइनस का 2x आ रहा है और -6 और ये आ गया 2x -2। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ऊपर बच गया x -3 और नीचे बच गया x -1। ये आया f ऑफ x। फिर एक f ऑफ चाहिए तो f ऑफ x, तो ये याद करें, इसके अंदर पूरा f ऑफ x रख दीजिए। तो ये f ऑफ x की वैल्यू है तो इसको f(x) के अंदर रखोगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ है तो ये आ गया -x -3 और ये आ गया x -1 और -3, ये आ गया -x -3 और x -1 और +1। सोल्व कर लो, x -1 एलसीएम हमारा कट जाएगा तो ये आ जाएगा -x -3 3x + 3, ये आ गया -x -3 + x -1। सोल्व किया तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो ये आ गया -4x और x कैंसिल तो ये आ गया -4, कट के कितना आ रहा है, x आपका आंसर। तो यहाँ पे हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है दोस्तों, सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकेकी बहुएकी फलन का। तो देखो इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, f(x) बराबर x + x। देखो यहाँ गलती क्या होती है, वर्गमूल से x² काट देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता, उसका आता है mod x आता है। x² का वर्गमूल क्या लिखते हो, mod x। और फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, r से r में। तो आपको बताना है कि अकेकी है कि बहुएकी है कि आच्छादक है। ग्राफ से कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान है ना, कि अगर x की वैल्यू में 2 जगह तोड़ रहा हूं, इसका 2 जगह टूटेगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x को mod x को क्या लिख सकते हैं, x और x + x कितना आ जाएगा, 2x। और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो mod x को क्या लिख सकते हैं, -x और x -x कितना आ जाएगा, 0। मतलब 0 से छोटी जितनी भी वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। मतलब -1 पे 0, -2 पे 0, -3 पे 0, -4 पे 0, मतलब बहुत पे a की वैल्यू आ रही है तो क्या हो गया, बहुएकी अकेकी रिजेक्ट। हाँ है ना, देखो ग्राफ बनाते हैं अब। तो x < 0 के लिए इसका जो ग्राफ है वो ये आ रहा है 0, ग्रीन वाला, और इसके लिए आ रहा है 2x का ग्राफ, तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ग्राफ को अनंत बिंदु पे कट कर रही है, तो क्या हो गया, बहुएकी, तो अकेकी वाला कट गया। इसका रेंज देखें तो रेंज कितना आ रहा है इसका, 0 से ऊपर, 0 से इनफाइनाइट। और ये जो रेंज है वो सह प्रांत R का क्या है, उप समुच्चय। अगर परिसर जो है सह प्रांत का उप समुच्चय होता है तो क्या होता है, अंतरक्षेपी। तो ये जो फलन है वो एक्चुअली क्या है, बहुएकी है और अंतरक्षेपी है, ठीक है दोस्तों। और ऐसा एक ही ऑप्शन नहीं दे रखा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और भी तरीका है लेकिन मैंने ग्राफ वाला तरीका यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए फटाफट, ठीक है, करें सोल्व। तो देखो जब मोड में अगर क्वेश्चन दिखे तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करोगे सोल्व, है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या लिखोगे, 0 - h अपॉन ये 0 - h और ये 0 - h का स्क्वायर तो h², लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, 0 + h, यहाँ लिमिट h में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन mod h + h का स्क्वायर, ये लीजिए
सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया माइनस एच, ये माइनस एच का मोड आ गया एच प्लस एच स्क्वायर। इसको लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन आके कट गया तो ऊपर बचा माइनस 1/1 प्लस एच। इसमें लिमिट लगाई तो एच की वैल्यू 0 तो कितना आ गया -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है। इसमें लिखा तो एच का मोड कितना आएगा एच, तो ये आ गया h/h प्लस एच स्क्वायर। तो एक एच कट जाएगा तो ये बचेगा 1/1 प्लस एच, और इसमें लिमिट लगाओगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब सीमा विद्यमान नहीं है। तो अब इसमें गलती मत करना, जब आपका मोड का क्वेश्चन दिखाई दिए आप लेफ्ट और राइट को अलग अलग करोगे, अगर डायरेक्ट कर लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए, एक कार की गति का समीकरण, गति का समीकरण मतलब दूरी जो दे रखी है वो समय का फलन दे रखा है, और टी क्या है घंटा टाइम है, और वो आवर में दे रखा है, और एस क्या है किलोमीटर में। तो 15 किलोमीटर चलने पे कार का वेग, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना। कार का वेग याद करो, वेग वेग क्या होता है याद है क्या, दूरी अपॉन समय, या दूरी में परिवर्तन की दर क्या होता है वेग या चाल, है ना। तो यहां से इसकी दूरी या विस्थापन जो है वो ज्ञात करते हैं। तो कितने पे चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो इसका पहले वेग ज्ञात करते हैं। तो क्या आ जाएगा ds/dt आ गया, तो वो आ गया 2t - 2। अब t नहीं है तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 15 किलोमीटर चल रहा है, तो दूरी कितनी है t² - 2t, और कितनी है 15 किलोमीटर चला। तब इसकी समय कितना है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये लीजिए। तो आ गया t को सॉरी टुकड़े कर लो इसके, तो आ गया t² - 5t प्लस 3t और -15 बराबर 0। तो t कॉमन लिया तो आ गया t -5, और 3 कॉमन लिया तो आ गया t -5 बराबर 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई प्लस का 5 और माइनस का 3, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब 5 आवर है उस कंडीशन में इसकी चाल कितनी होगी, तो ये आ गया 2 × 5 - 2, तो 10 - 2 कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन का, कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। होल स्क्वायर कर दो इसका तो फटाफट है ना। देखो क्या किया, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और -2 sin x/2 और cos x/2, ये लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये आ गया 1 माइनस, और ये कितना हो गया sin x का फॉर्मूला, ये लीजिए डेरिवेटिव कर दीजिए। 1 का तो कितना हो गया x, सॉरी इंटीग्रेशन करना है ना, और साइन का कितना होता है माइनस कोस, और माइनस माइनस प्लस का कोस, और ये आ गया प्लस में सी। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन करेक्ट है सभी का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, और सभी का सॉल्व होना चाहिए ना, करें। चलो देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो मेरे को नीचे दे रखा है 1 + cos, तो 1 + cos को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करें, तो मैंने cos x को तोड़ दिया, cos स्क्वायर x/2 और माइनस sin स्क्वायर x/2, यहां तक क्लियर है। और नीचे 1 + cos की जगह लिख दिया 2 cos स्क्वायर x/2, है ना, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। sin x की जगह लिख दिया 2 sin x/2 और cos x/2, ये लीजिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। लिमिट 0 से π/2, ऊपर वाले के फैक्टर हो रहे हैं, क्या क्या हो गया cos x/2 माइनस sin x/2, और एक हो गया cos x/2 और प्लस sin x/2, और dx पड़ा हुआ है। यहां से 2 cos x/2 ले लिया कॉमन, तो ये भी अंदर बन गया cos x/2 और एक बच गया प्लस का sin x/2। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व। आगे कर लोगे, अरे हो गया क्या आगे, चलिए यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो गया कैंसिल, इसको अलग अलग करोगे तो cos x/2 अपन cos x/2, तो कितना बच गया 1/2, और ये हो गया 1/2 tan x/2। ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, ये 0 से π/2 और dx 1/2 का कितना जाएगा 1/2x, और इसका कितना जाएगा 10 का कितना आता है log mod ऑफ cos x/2, लेकिन किस में आता है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/2 से क्या हो गया डिवाइड, और बाहर कितना है 1/2, ये कट जाएगा, और लिमिट है 0 से π/2।
तो यहाँ लिखा तो ये आ गया पाई बाई 4 और ये आ गया log और ये पाई बाई 2/2 पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। √2 को क्या लिख सकते हैं पावर हाफ इधर आ जाएगी तो ये बन जाएगा अपने पास पाई बाई 4 प्लस 1/2 और log ऑफ 1/2। 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा -½ log 2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, कैसे log 1/2 को क्या लिख सकते हैं माइनस का log 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं आपको सोल्व करने के लिए, मैं आपको एक ही तरीका डिस्कस करूंगा ना। आप क्या करो, यहाँ x4 है तो इसको x4 बना दो। x4 बनाने के लिए x³ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया x³ और नीचे बन गया x4। x³ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये लीजिए अब दिख गया होगा। अब x4 को क्या मान लो t, तो आ जाएगा 4x³ dx बराबर कितना आ गया dt, तो आ गया x³ dx बराबर आ जाएगा dt/4। तो ये जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया 1/4 dt अपॉन t और 1 प्लस t। अब दोस्तों ये आंशिक भिन्न का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। आंशिक भिन्न मैंने आपको बता रखी है, तो ये आपका टेस्ट 1 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था और टेस्ट 2 में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखो आप क्वेश्चन जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते जाएंगे ना तो क्वेश्चन आपके कंसेप्ट जो है रिपीट होने लग जाएंगे। तो अगर रेखिक आपकी आंशिक भिन्न बन रहा है और हर के अंदर रेखिक गुणनखंड है तो उनका आंसर आएगा लॉग में, लॉग पहला गुणनखंड ओ प्लस लॉग दूसरा गुणनखंड ओ प्लस सी, बाहर है 1/4। अब यहां गुणा में कुछ आएगा और यहां गुणा में कुछ आएगा, क्या आएगा इसकी वैल्यू 0 किस पे हो रही है 0 पे, लॉग की नहीं मैं टी की वैल्यू बोल रहा हूं, इस गुणनखंड की 0 पे हो रही है तो इसको हटा के इसमें रख दो 0, तो 1 + 0 कितना आ गया 1, तो यहां लिख दो 1, ये लीजिए यहां आएगा 1। इसकी वैल्यू 0 किस पे हो रही है -1 पे, तो इसको छोड़ के यहां -1 रख दो तो 1/-1 कितना आएगा -1, तो यहां पर आएगा -1, कितना आएगा यहां पर -1, ये लीजिए लिख देते हैं लॉग और यहां पे आएगा -1, तो ये बन गया 1/4 और लॉग ये बन गया t + 1 + t। t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/4 लॉग ये आ गया x⁴ अपॉन 1 + x⁴ और प्लस c। कौन सा आ रहा है, अच्छा x⁴ पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो। ये लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है, आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए और दोस्तों इस लाइव सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिए हैं तो फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट सारे फ्री हैं दोस्तों, है ना, आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप को ध्यान में रखते हुए सारे टेस्ट फ्री दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रायिकता एक पासा एक साथ फेंकने, दो पासे एक साथ फेंकने पर क्या है, दो पासे एक साथ फेंकने पर योग 2 आ जाए 8 आ जाए 12। अब ये तो सीधा क्वेश्चन है यार, दो पासों को एक साथ भेज दे तो टोटल केस कितने होते हैं 36, योग 2 आने के कितने केस हैं 1 1, 8 आने के कितने केस हैं 6 2 2 6 5 3 3 5 और 4 4 और 12 आने का एक ही केस है 6 6। और क्या बोला, यह बोला, इसका मतलब टोटल केस जोड़ दो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36। कौन सा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, सबका सही होगा ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपके प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैले में क्या है 3 व्हाइट 3 ब्लैक 2 रेड, क्या है 3 व्हाइट 3 ब्लैक और 2 क्या है रेड, इनमें से एक एक करके 3 गेंदे, एक एक करके 3 गेंदे बिना प्रतिस्थापन, एक एक करके 3 गेंदे बिना वापस रखे निकल जाए, मतलब बिना प्रतिस्थापन। तो तीसरी गेंद के लाल, तीसरी गेंद लाल होनी चाहिए, पहली गेंद कुछ भी आ सकती है, पहली 2 गेंद कुछ भी आ सकती है, तीसरी गेंद क्या बोला लाल होनी चाहिए। और लाल कितनी है 2 गेंद, इसका मतलब पहली जो 2 गेंद निकाली उनमें से एक लाल हो सकती है या एक दोनों की दोनों लाल ना हो, ये केस बनेगा। तीसरी गेंद लाल होनी चाहिए, तो देखो क्या क्या केस बन रहा है कि पहली इनमें से आ जाए लाल नहीं आए, पहली भी रेड नहीं, रेड नहीं, दूसरी भी रेड नहीं और तीसरी क्या आ जाए रेड, ये दोनों रेड नहीं आए, है ना। या क्या केस बन सकता है पहली रेड आ जाए और दूसरी रेड नहीं आए, क्योंकि एक 2 ही रेड है तो एक रेड निकाल सकते हैं पहले, क्योंकि एक रेड तो लास्ट में तीसरी में निकालनी पड़ेगी और तीसरी रेड आ जाए, या पहली रेड नहीं आए
दूसरी रेड आ जाए और तीसरी क्या आ जाए, रेड, क्योंकि 2 बॉल रेड है तो 2 जगह आप रेड बॉल निकाल सकते हो, तीनों जगह रेड बॉल नहीं निकाल सकते। तो लिख लीजिए, पहली भी रेड नहीं, दूसरी भी रेड नहीं, तो पहली रेड नहीं, दूसरी रेड नहीं, तो बिना रेड वाली कितनी है, 6, तो 6 में से 1 और टोटल कितनी है, 8 में से 1। अब दूसरी कितनी बची, 5, दूसरी भी रेड नहीं तो 5 में से 1, 7 में से 1, और तीसरी रेड चाहिए तो रेड कितनी है, 2, तो 2 में से 1 और टोटल कितनी है, 6 बची। बिना प्रतिस्थापन में बॉल कम होती जाती है। इसमें देखा तो पहली रेड तो 2 में से 1 आ गई, 8 में से 1 आ गई। दूसरी रेड नहीं तो 6 बची है, 6 में से 1 टोटल बची हुई है 7, और तीसरी रेड तो रेड 1 बची है, 1 और 6 में से, ये लीजिए इसको लिखोगे तो ये आ गई 6 में से 1, 8 में से 1, दूसरी रेड तो 2 में से 1, 7 में से 1, और तीसरी रेड तो 1 में से 1 और 6 में से 1। सोल्व कर लो। तो ये अपने सोल्व किया तो ये आ गया, यहाँ से 6 से 6 कट गया, ये कट गया 4, तो 5/28, ये कट गया, ये कट गया तो 1/28, ये कट गया, ये कट गया तो 1/28, तो आ गया 5 2 7/28, तो 1/4 आपका क्या आ गया, आंसर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको एक सिंपल सा सीरीज दे रखा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देखिए कैसे। ये हो गया √2, इसको लिख दिया 4 × 2, 4 का वर्गमूल तो 2 √2, इसको लिख दिया 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल तो 3 √2, ये आ गया 4 √2। ऐसे कितने पद हैं, 24 पद हैं। तो इनका क्या करना है, योग। तो √2 ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4, डेढ़ कितने पद हैं, 24 पद। तो 24 प्राकृत संख्याओं का क्या आ गया, योग। अब कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्या आता है। 1 + 2 + 3 डेढ़ n पदों का योग कितना होता है, n + 1/2। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, याद है कि नहीं, याद कर लेना ये, n + 1 2n + 1/6। और घनों का योग कितना होता है, ये होता है n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो पहला ही लग रहा है, तो 24 पद है तो ये आ गया 24 + 1 25/2, और ये आ गया √2। ये कट गया, कितना आ गया 12, 25 × 12 कितना होता है 250, और 50 300, तो 300 √2 है ना, 300 √2 कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है आपके समिश्र संख्या से ना, जहां ओमेगा क्या इकाई का अवास्तविक घनमूल, मतलब इकाई के जो कंसेप्ट देखिए क्या क्या होता है। तो इकाई के घनमूल, तो इकाई के 3 घनमूल लिखते हैं दोस्तों, एक तो लिखते हैं 1, एक लिखते हैं ओमेगा, एक लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों घनमूल जो हैं वो होते हैं काल्पनिक, है ना। तो अब एक चीज तो है, अब एक होती है कि इकाई के घनमूल, इनका क्यूब किया, ओमेगा क्यूब जो है वो हमेशा कितना आता है 1, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है 0। ये तीनों चीज याद रखना। तो ओमेगा क्यूब को क्या लिख देंगे 1। तो देखिए पहला क्या है 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा इसको दिलेगे तो इसकी जगह लिख दिया -ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -ओमेगा। ये लीजिए गुणा में है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब × ओमेगा। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो बच गया 1 + ओमेगा, और 1 ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 5 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब × ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, बचा ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 + ओमेगा स्क्वायर, और अगेन 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा। ये हो गया ओमेगा क्यूब, और वो भी हो गया ओमेगा क्यूब। ये हो गया 1 और 1, 1 × 1 कितना आ रहा है 1। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मेजर टेस्ट 3। ठीक है दोस्तों, अगर आप में से आपने मेजर टेस्ट 1, 2 और 3 दे दिया है तो आप मेजर टेस्ट 4 और 5 भी दे सकते हो दोस्तों। वो फेबुलस एकेडमी के ऐप पर अपलोड हो चुके हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी लाइव सेशन आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, किसी ने टेस्ट नहीं दिए हैं तो गूगल प्ले स्टोर से फेबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और वहां पर आप एयरफोर्स नेवी के जो टेस्ट हैं वो फ्री दे सकते हो। तो वहां पे एक टेस्ट का आपका कॉलम में सेक्शन मिलेगा, उस टेस्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए तो आपको 1 बाय 1 एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के अलग अलग सेपरेट टेस्ट मिले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।